इस वीडियो में हम लोग मार्च माह के जो करंट अफेयर्स है उस बुक को कवर कर रहे हैं, पतली वाली घटना चक्र। और इस बुक में सबसे पहले जो टॉपिक है वो है राज्यों से संबंधित समाचार। और इसमें सबसे पहला जो राज्य है वो कौन सा कवर किया गया है? उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के क्या क्या करंट अफेयर्स इस माह में शामिल किए गए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2025 को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। तो अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 24 जनवरी 2025 को। इससे संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं उन पर थोड़ा नज़र डालते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है इस वर्ष का विषय? तो इस वर्ष का जो विषय है वो क्या है? उत्तर प्रदेश विकास और विश्वास की यात्रा। ये इस वर्ष का विषय है। स्थापना दिवस का महत्व, क्या महत्व है? उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जब गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? 1834 तक उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बाद में इसे आगरा प्रेसिडेंसी नाम दिया गया। 1877 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के रूप में जाना जाने लगा। अगला पॉइंट क्या कहता है? स्थापना दिवस का आयोजन। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक मनाया गया। अगली जो न्यूज़ है उसका संबंध क्या है? अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में। हाल ही में भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IAAI ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्गों, विशेष रूप से गंगा नदी के किनारे के विकास और प्रबंधन को तेज करना है। ठीक है। अगला 15 जनवरी 2025 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगमम यानी KTS 3.0 के तीसरे संस्करण के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। यह वार्षिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तमिलनाडु और वाराणसी के बीच ऐतिहासिक और सभ्यता संबंधी संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। इससे संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं उन पर थोड़ा निगाह डालते हैं। सबसे पहले तिथियां और स्थान। KTS 3.0 15 से 24 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। ऋषि अगस्त्य पर फोकस। इस वर्ष का जो विषय है वो सिद्ध चिकित्सा प्रणाली, शास्त्रीय तमिल साहित्य और सांस्कृतिक एकता में ऋषि अगस्त्य के महत्वपूर्ण योगदानों को उजागर करेगा। ठीक है। अगला पॉइंट, व्यापक भागीदारी। तमिलनाडु से छात्रों, किसानों, पेशेवरों और महिलाओं सहित लगभग 1200 प्रतिनिधि भाग लेंगे। अब आते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ क्या कहती है? धनावरी वेटलैंड। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनावरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया। धनावरी वेटलैंड जेवर एयरपोर्ट के पास गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु है उन पर निगाह डालते हैं। धनावरी वेटलैंड, यह वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर जिले उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के पास स्थित है। यह विभिन्न पक्षी प्रजातियों, जिनमें लुप्तप्राय सारस क्रेन भी शामिल है, के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। ठीक है।
अगली न्यूज़, उत्तर प्रदेश में डिस्कॉम के निजीकरण की योजना। यानी अब उत्तर प्रदेश में जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनमें से कुछ का निजीकरण किया जाने की योजना बनाई जा रही है। कौन कौन से हैं देखते हैं जरा, न्यूज़ क्या है। 13 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी दो घाटे में चल रही बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम के निजीकरण या सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी की दिशा में कदम उठाए हैं। इससे संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं। डिस्कॉम का नाम सरकार ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी DWVNL और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी PVVNL के लिए निजीकरण या पीपीपी मॉडल विकसित करने के लिए सलाहकारों को आमंत्रित किया है। यानी अभी तक निजीकरण किया नहीं है, अभी सिर्फ सलाहकारों को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, अगली न्यूज़, राम मंदिर बना यूपी का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अयोध्या के राम मंदिर में सबसे अधिक पर्यटन राम मंदिर का दर्शन करने आए, जिसने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया। यानी अभी तक सर्वाधिक पर्यटन जो होता था वो ताजमहल में होता था, लेकिन इस वर्ष सर्वाधिक पर्यटन कहाँ देखा गया, अयोध्या के राम मंदिर में। अब इससे संबंधित जो मुख्य तथ्य और आंकड़े हैं उन पर थोड़ा नजर डालते हैं। पर्यटकों की संख्या, अयोध्या में जनवरी से सितंबर 2024 के बीच 135.5 मिलियन घरेलू और 3,153 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। धार्मिक पर्यटन में वृद्धि, धार्मिक पर्यटन में 70% की वृद्धि हुई है, जो राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण हुई है। ताजमहल की स्थिति, ताजमहल ने 2024 में 125.1 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित किया, जिसमें 9,24,000 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। अगला, उत्तर प्रदेश का कुल पर्यटन। उत्तर प्रदेश में जनवरी से सितंबर 2024 के बीच कुल 476.1 मिलियन पर्यटकों का आगमन हुआ। अन्य धार्मिक स्थलों का योगदान, वाराणसी में 62 मिलियन घरेलू और 1,84,000 विदेशी पर्यटक आए, जबकि मथुरा में 68 मिलियन घरेलू और 87,229 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दर्शन करने आए हैं। ठीक है, अब आते हैं अगली न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव का आयोजन। 1 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्थापना दिवस का जश्न मनाने और इसकी विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए संस्कृति उत्सव की घोषणा की। इसके लिए 2 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। चलिए, जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है, विविध कला रूप जैसे कि ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, दादरा, कजरी, कव्वाली आदि विभिन्न शास्त्रीय और लोक संगीत विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ठीक है, तो ये जो थी ये सभी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स थी। अब बिहार की देखते हैं क्या न्यूज़ है। 20 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन का 85वां सत्र पटना में आयोजित किया गया। उद्घाटन, इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। सम्मेलन का विषय क्या है, सम्मेलन का विषय है संविधान की 75वीं वर्षगांठ के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधानमंडलों का योगदान।
भागीदारी विभिन्न राज्य विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा से 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। प्रमुख कार्यक्रम क्या-क्या थे? सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संसद की 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रक्रिया और कार्यविधि पुस्तक के 8वें संस्करण का विमोचन और बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन शामिल था। अगली न्यूज़ देखते हैं। भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रक्रिया की तिथि में बढ़ोतरी। 31 दिसंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि बिहार सरकार ने चल रही भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रक्रिया को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत नई से समय सीमा जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। ठीक है, अब आते हैं अगली स्टेट पर। मध्य प्रदेश 6 जनवरी 2025 को 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का समापन भोपाल में हुआ, जिसमें युवा प्रतिभागियों ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया। थीम इस वर्ष का थीम था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। ये इस वर्ष का थीम था। प्रतिभागियों की संख्या। कार्यक्रम में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें जीसीसी देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। विशिष्ट अतिथि। कार्यक्रम के समापन समारोह में राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी मुख्य अतिथि थे। अब आते हैं राजस्थान की खबरों पर। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ है। क्या है ये विवाद? क्या है ये विवाद? राजस्थान सरकार ने अभयारण्य की सीमाओं को संशोधित करने का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार ने अभयारण्य की सीमाओं को संशोधित करने का निर्णय लिया है, ताकि मौजूदा कानूनी जटिलताओं को दूर किया जा सके। मुख्य बिंदु क्या-क्या हैं? सीमा विवाद। अभयारण्य की मूल अधिसूचना और बाद में जारी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र यानी ESZ अधिसूचना में सीमाओं को लेकर विसंगतियां पाई गईं, जिसके कारण कानूनी मुद्दे उत्पन्न हुए। नाहरगढ़ अभयारण्य यह राजस्थान के जयपुर के पास स्थित है और इसमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव, पक्षी और सरीसृप पाए जाते हैं। अगली न्यूज़। राजस्थान के रेगिस्तानी शहर में अचानक पानी का फव्वारा। 28 दिसंबर 2023 को राजस्थान के मोहनगढ़ में एक हैरान करने वाली घटना हुई। यह ट्यूबवेल ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान जमीन से अचानक पानी का फव्वारा निकल आया। इस घटना ने प्राचीन सरस्वती नदी के पुनर्जागरण की अटकलों को तेज कर दिया। ठीक है, अब झारखंड की खबरों को देखते हैं। बिरहोर जनजाति बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन में शामिल। बिरहोर जनजाति। झारखंड की बिरहोर जनजाति, जो एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, ने हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया है। यह समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि बाल विवाह इस समुदाय में एक गहरी समस्या रही है। इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं, उन पर नजर डालते हैं जरा।
बिरहोर जनजाति, यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है, यानी बिरहोर जनजाति कहाँ निवास करती है? झारखंड में। और यह एक अर्ध खानाबदोश समुदाय है। बिरहोर समुदाय में बाल विवाह एक गंभीर समस्या है। जागरूकता अभियान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस यानी JRC ने इस समुदाय में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया। सामूहिक शपथ बिरहोर समुदाय के सदस्यों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली है। सरकारी समर्थन यह अभियान केंद्र सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत चलाया गया। सकारात्मक प्रभाव क्या है? इस अभियान के परिणाम स्वरूप झारखंड में कई बाल विवाह रोकने में सफलता मिली है। अगली जो न्यूज़ है झारखंड में से ही है। क्या है? मैया सम्मान योजना 7 जनवरी 2025 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता के बड़े हस्तांतरण की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। अगस्त 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा यह योजना शुरू की गई। योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रारंभ में रुपये 1000 प्रतिमाह दिया गया था, जिसे दिसंबर 2024 में बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 की दोहरी किस्त यानी 5000 रुपये जनवरी 2025 में वितरित की गई। अब देखते हैं प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण। सरकार ने रुपये 1415.44 करोड़ की राशि 56.61 लाख महिलाओं को हस्तांतरित की। प्रत्येक लाभार्थी को दिसंबर 2024 के लिए रुपये 2500 की राशि प्राप्त हुई। जनवरी 2025 की किस्त जनवरी के अंत में दी जानी है। यह हस्तांतरण ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाने में मदद करता है, यानी विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह योजना है। क्या है आर्थिक प्रभाव इसका? महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया गया है। शोध के अनुसार महिलाएं अपनी आय का अधिक हिस्सा परिवार कल्याण में निवेश करती हैं। इस योजना ने घरों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड से संबंधित खबरों को। प्रधानमंत्री द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। अब इससे संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं। खेलों की मेजबानी भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने उत्तराखंड को 2025 राष्ट्रीय खेलों का मेजबान घोषित किया है। पारंपरिक खेलों का समावेश इसमें योगासन, कालीपट्टम, मल्लखंब और राफ्टिंग जैसे प्रदर्शन खेलों को शामिल किया गया है। पिछले संस्करण 2023 के राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुए थे, जिसमें महाराष्ट्र ने सबसे अधिक 228 पदक जीते थे। अगली न्यूज़ क्या है? उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं में 74% की वृद्धि। देखिए चिंता का विषय है ये। हाल ही में जारी
भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आग की घटनाएं नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच उत्तराखंड में 21,033 आग की घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 2022-23 में यह संख्या केवल 5,351 थी। प्रभावित वन क्षेत्र इस अवधि में कुल 1,808.9 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र आग से प्रभावित हुआ। अन्य राज्यों की स्थिति। आंध्र प्रदेश ने 5,286.76 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दर्ज किया। इसके बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना का स्थान है, यानी टॉप पर सबसे ज़्यादा जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं की वजह से जो वन के क्षेत्र जिसने सबसे ज़्यादा लॉस किए हैं उसमें टॉप पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर कौन है? तेलंगाना। उच्च जोखिम वाले क्षेत्र। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को बहुत उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब जो न्यूज़ हैं वो हरियाणा से हैं। हरियाणा में यमुना नदी में BOD स्तर में वृद्धि। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिलों में यमुना नदी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी BOD का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। यह वृद्धि मुख्यतः अनियंत्रित औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट के कारण हुई है। इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखिए। BOD स्तर में वृद्धि। BOD का स्तर स्वीकृत सीमा से कई गुना अधिक पाया गया है या बढ़ गया है। जल निकाय में प्रदूषण के स्तर को दर्शाता है। मतलब यदि अर्थ ये है कि यदि BOD का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है तो जल निकाय में प्रदूषण भी उसके साथ उतनी ही मात्रा में बढ़ जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव। उच्च BOD स्तर के कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाता है। कारण क्या है? मुख्य कारण अनियंत्रित औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट का नदी में बहाव है। चुनौतियाँ। इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी सीवेज प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करना आवश्यक है। BOD होता क्या है? BOD जल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। उच्च BOD का अर्थ है कि जल में अधिक कार्बनिक पदार्थ है और वह प्रदूषित जल है। ठीक है, अगली न्यूज़ जो है वो ओडिशा से है। 27 दिसंबर 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी ने भुवनेश्वर में आदिवासी मेले में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति ST के छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। वित्तीय सहायता। योजना के तहत कक्षा 9 और कक्षा 11 में नामांकित ST छात्रों को एकमुश्त 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। पात्रता। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए छात्रों को अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला राज्य है गुजरात। हर घर कनेक्टिविटी कार्यक्रम 8 जनवरी 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पहल की घोषणा की। हर घर कनेक्टिविटी पहल, इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण घरों को फाइबर टू होम यानी FTTH तकनीक से जोड़ना है। इस पायलट परियोजना के तहत लगभग 25,000 कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। उच्च गति इंटरनेट के लाभ क्या हैं? उच्च गति इंटरनेट की पहुंच से ग्रामीण समुदायों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसमें टेलीविज़न, मनोरंजन, डिजिटल बिल भुगतान और सरकार से नागरिक तक यानी GC सेवाएं शामिल हैं। अन्य डिजिटल पहल, गुजरात ने फाइबर टू फील्ड ऑफिस पहल और फाइबर टू फॉर फ्लंग टावर्स पहल जैसी अन्य पहलें भी शुरू की हैं। भारत नेट चरण 3, गुजरात को राज्य नेतृत्व वाले मॉडल के तहत भारत नेट चरण 3 के लिए चुना गया है। गुजरात में पहली तटीय पक्षी जनगणना। गुजरात सरकार भारत की पहली तटीय और वैडर पक्षियों की जनगणना करेगी। यह जनगणना जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में 3 से 5 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई। इससे संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं वो क्या हैं? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यह ओखा और नवखाली के बीच लगभग 170 किलोमीटर के तटवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ है। जामनगर में पक्षियों की विविधता। जामनगर जिले में 300 से अधिक स्थलीय और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। मध्य एशियाई फ्लाईवे। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मध्य एशियाई फ्लाईवे के भीतर स्थित है, जो कई पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग है। जनगणना का महत्व। यह जनगणना पक्षी आबादी और उनके आवासों के बारे में जानकारी बढ़ाने में मदद करेगी। ठीक है। अगली न्यूज़ महाराष्ट्र से है। होम्योपैथिक चिकित्सकों को अंग्रेजी दवा लिखने की अनुमति मिल गई है। कहाँ मिली है? महाराष्ट्र में केवल। 17 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सकों को आधुनिक औषध विज्ञान में प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी गई। इस निर्णय ने बहस और कानूनी चुनौतियों को भी साथ साथ में जन्म दे दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति बनाने हेतु समिति का गठन। 17 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI नीति तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया। यानी समिति में कुल कितने सदस्य शामिल होंगे? 16। AI समिति का गठन। सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय के निदेशक की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। AI नीति का उद्देश्य। इस नीति का उद्देश्य महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और $1 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत AI मिशन यानी मार्च 2024 में लॉन्च किया गया। भारत AI मिशन मार्च 2024 में लॉन्च किया गया। भारत AI मिशन का उद्देश्य देश की
देश की एआई क्षमताओं को बढ़ाना है। साइबर सुरक्षा नीति कार्यबल राज्य में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक साइबर सुरक्षा नीति कार्यबल भी गठित किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मार्च माह की राष्ट्रीय खबरों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आपको इस प्रकार के करंट अफेयर्स के नोट्स डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए तो आप 7985991213 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।